सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आइन के आर्टिकल 160 के तहत 11वें NFC कमीशन की तश्कील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये 9 रुकनी कमीशन वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में काम करेगा। उनके साथ तमाम चारों सूबों के वज़राए ख़जाना शामिल हैं। इसके अलावा हर सूबे से एक माहिर को भी कमीशन का हिस्सा बनाया गया है। 7वां NFC अवार्ड 2010 में मंजूर हुआ था और ये अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करने के बाद भी 15 साल से नाफिजुल अमल है। यह अवार्ड सियासतदानों की जानिब से एक तारीखी कामयाबी कहा जाता रहा है, क्योंकि इसने तकसीम के फार्मूले को सिर्फ आबादी की बुनियाद पर रखने की पुरानी रिवायत को ख़त्म कर दिया था और इसके तहत टैक्स महसूलात में सूबों का हिस्सा 47.5% से बढ़ाकर 57.5% कर दिया गया था। सूबों के आपस में वसाइल की तकसीम के लिए पहली बार कसीरुल जहती फार्मूला अपनाया गया था। इस फार्मूले में आबादी के साथ साथ दीगर अवामिल, गुर्बत, रेवेन्यू की वसूली, रकबे और दहशत गर्दी को भी वज़न दिया गया था। ताहम नाज़रीन, इस 7वें NFC अवार्ड के बाद से वफाक शदीद माली दबाव का शिकार है और माहिरीन मईशत 7वें NFC अवार्ड को साख्त के लिहाज से नुकसानदेह करार देते हैं। इन माहिरीन के मुताबिक सूबों के हिस्से में इजाफे के बावजूद उन्हें कोई इजाफी जिम्मेदारियां नहीं दी गईं, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत को अपने अखराजात, कर्ज़ों की अदायगी और दिफा के लिए बहुत कम वसाइल बचते हैं। कहा यह जा रहा है कि इस नए अवार्ड में वफाक अपना खोया हुआ मालियाती हिस्सा वापस हासिल करने की कोशिश करेगा। मीडिया में वफाक की जानिब से कुछ अहम तजावीज़ भी सामने आई हैं, जिनमें आबादी के वज़न को बतदरीज कम करना और इसके बजाय तालीम, सेहत, आबादी के इंतज़ाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे इशारियों को सूबाई हिस्से से जोड़ना है। सूबों की जानिब से टैक्स जमा करने की कोशिशों को सराहना और अवार्ड को उसके साथ जोड़ना वफाकी हुकूमत के उन अखराजात को कम करना जो दरअसल सूबों की जिम्मेदारी हैं, जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बोझ शामिल है। ये भी तजवीज़ दी गई है कि सूबे कौमी मनसूबों जैसे बड़े डैमों की तामीर में भी अपना हिस्सा डालें। इसके अलावा नाज़रीन, वफाक ये भी चाहता है कि सूबों को मिलने वाले फ़ंड्स को मकामी हुकूमतों तक मुंतकिल किया जाए। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि जिस तरह का इस वक्त पाकिस्तान का सियासी माहौल है, उसमें यह कमीशन एक नए और मुत्तफ़िक़ा फार्मूले पर पहुँच पाएगा। क्या वफाकी हुकूमत सूबों के हिस्से में तब्दीली करवाने में कामयाब हो सकेगी, या फिर सूबों और वफाक के दरमियान NFC अवार्ड को लेकर नया तनाव पैदा होगा? और क्या वफाकी हुकूमत और सूबे मिलकर पाकिस्तान को माली बहरान से निकाल पाएंगे? इन सब सवालात के जवाब ढूंढने के लिए हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। शाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद खटक साहब। सीनियर बैरिस्टर हैं, जबकि ज़मीर घुमरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ ज़मीर घुमरो साहब से करें। ज़मीर घुमरो साहब, फरमाइएगा कि क्या लगता है आपको, वफाक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सूबों के अंदर तकसीम कर सके? जो सूबों को तकसीम किया जाता है NFC अवार्ड के तहत, जो 2010 में मुकम्मल हुआ था, उसके तहत ही अभी जो फार्मूला तब्दील करने की बातें हो रही हैं, जो फार्मूला पहले तरतीब दिया गया था उसके तहत अगर देखा जाए तो वफाक ये शिकायत करता है कि उसके पास पैसा नहीं बचता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में क्या सोच रही है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि सूबों का शेयर कम होगा, इस वजह से पैसा उनके पास कम आएगा? इस वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानात भी बड़े तुंदो तेज़ दिए जा रहे हैं। यही वजह है कि सूबों का शेयर कम करने की बातें की जा रही हैं, इसलिए आप लोगों की जानिब से बयानात भी बड़े सख्त आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान भी हमने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि सूबों को पैसा बढ़ाने की बात करें, सूबों से पैसा लेने की बात ना करें। थैंक यू वेरी मच। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो 7th NFC आया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था, उसकी गवर्नमेंट थी, और ये 18th अमेंडमेंट से पहले आया था। और 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो वफाक से जो है वो काफ़ी जिम्मेवारियां जो है वो वापस ली गई थी। तो अभी जो सूरत हाल है अभी ये है कि ये जो कहा जाता है कि सूबों के पास सारा पैसा चला जाता है, तो मैं आपको फिगर्स से बताता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट का जो बजट है रिसेंटली जो अनाउंस किया है वो है 17.5 ट्रिलियन। 8.2 ट्रिलियन जाता है उसमें से डेट रिपेमेंट को और 2.5 ट्रिलियन जाता है डिफेंस को। बाकी अराउंड 7,000 बिलियन अभी भी फेडरल गवर्नमेंट को सिविलियन एक्सपेंडिचर के लिए पैसे मौजूद हैं, जो कि सिविलियन गवर्नमेंट 18th अमेंडमेंट के बाद आप 2000 अरब में चला सकते हैं, आप 5000 अरब जो है वो बचा सकते हैं, और वो आपको IMF की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि IMF सिर्फ 2 ट्रिलियन देती है, ये आपके पास 5 ट्रिलियन पड़े हैं। फेडरल गवर्नमेंट की डिफेंस और डेट रिपेमेंट के अलावा जो जिम्मेवारियां हैं वो बहुत कम है। 1% तो उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाने के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए मिलता है, और बाकी इनके पास 7-8 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं
वो उनको चलाने के लिए आपको 2000 अरब से ज़्यादा रकम नहीं होनी चाहिए, इंक्लूडिंग जो है वो सोशल सिक्योरिटी। दूसरा 8.2 जो है वो ट्रिलियन जो है आपका डेट रिपेमेंट में जाता है। मेरे ख्याल में सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो 18th अमेंडमेंट के बाद उसका जो स्कोप है उसको तो आप डिफेंस और डेट रिपेमेंट के अलावा जो है वो 2000 बिलियन में चला सकते हैं। 1000 तो फिर खराबी कहाँ है? क्या आप ये समझते हैं कि कलेक्शन पूरी नहीं हो पा रही है या एफबीआर कलेक्शन नहीं कर पा रहा, जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी भी कह रहे हैं? नहीं, इसमें ये है कि जो ये प्रोपेगेंडा है कि सूबों को ज़्यादा पैसा जाता है, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि टोटल पाकिस्तान का इस साल टैक्स रेवेन्यू है 14 ट्रिलियन, और उसमें से जो है वो तकसीम होती है सूबों और वफाक के दरमियान। उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट के पास 5000 अरब 5 ट्रिलियन का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये टोटल हुए 19 ट्रिलियन से सूबों को जाता है टैक्स रेवेन्यू से 8,000 बिलियन 8 ट्रिलियन। उसमें भी सूबों को कहा जाता है कि 1400 या 1500 बिलियन आप सरप्लस रखेंगे, खर्चा नहीं करेंगे, IMF की शर्त है। तो इन इफेक्ट सूबों के पास जो पैसा गया वो 6600 बिलियन है, जो वो 30% ऑफ द टोटल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द कंट्री है। सूबों के पास अभी 34% है, और सूबों के पास हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, सारी जो है गवर्नमेंट जो बेसिक है, जो आवाम को जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्री है। बात तो यही है ना ज़मीर घुमरो साहब, GB की बात कर लें, फाटा की बात करें या कश्मीर की बात करें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बात करें, ये तो सारे फंड्स वफाकी हुकूमत मैनेज करती है ना, तो इसलिए उसको तो पैसे भी ज्यादा चाहिए। फिर उसके बाद भी GB को कितने 80 अरब मिलते हैं और कश्मीर को कितने मिलते हैं, वो भी फिगर्स हैं। तो आप उससे भी कैलकुलेट करें कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की डिफेंस और डेट रिपेमेंट के बाद BISP भी तो 700 अरब रुपए ले जाते हैं ना, ये भी इतना ज्यादा अमाउंट है। हाँ, तो उसके भी ऐड कर लें, फिर भी आप 7000 अरब आपके पास कैसे हो भाई? आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल चारों सूबों का बजट है वो 12000 अरब है, और फेडरल गवर्नमेंट का है वो 17.5 ट्रिलियन है। आप 7000 अरब जो है वो सिविलियन एक्सपेंडिचर पर कैसे खर्चा करते हैं? ये मुल्क के आवाम के पैसे, और डबल मिनिस्ट्री कैसे चलाते हैं? एजुकेशन पर जो है 112 बिलियन आपने रखे, एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, हेल्थ आपका सब्जेक्ट है, फूड सिक्योरिटी आपका सब्जेक्ट है। एक जो तासुर है ना, एक आम तासुर ये पाया जाता है, जो एक आम तासुर है, माहिरीन इस बात के ऊपर भी रोशनी डालते हैं, आप भी जरा इसको काउंटर कीजिएगा। वो ये कहते हैं कि इतना पैसा NFC अवार्ड के तहत आप लोगों को दे दिया गया है, 18वीं तरमीम के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि एक तो आप पैसा कम करने की बात नहीं करते, इतना ज़्यादा आपके पास पैसा आ गया कि अब आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि इसको खर्च कहाँ किया जाए। ख़ास तौर पर आप नए इदारे बना देते हैं, गाड़ियाँ आप लोग नई ख़रीद लेते हैं, इसके साथ साथ आप लोग तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे एजुकेशन का सेक्टर हो गया, हेल्थ का सेक्टर हो गया, इसके साथ साथ साफ़ पानी की फराहमी के शोबे हो गए, उनके ऊपर आप कुछ खर्चा करते नहीं हैं। तो एक जो लोगों का तासुर है, माहिरीन का तासुर है, वो ये भी सामने आता है। भाई ये सूबों को पैसा फेडरल गवर्नमेंट नहीं देता, कि सूबों की जो है अकाउंटेबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर सकता, वो प्रोविंशियल असेंबली कर सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल टू प्रोविंशियल असेंबली, नॉट फेडरल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट को भी जो पैसा मिलता है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन देती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी। फेडरल गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल टू पार्लियामेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर रिस्पांसिबल टू प्रोविंशियल असेंबलीज। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है। ये कहना कि हम सूबों को कहें कि आप खर्च ना करते, क्यों खर्चा, आपका क्या काम है? वो तो प्रोविंशियल असेंबली को रिस्पांसिबल है खर्चे के लिए, वो आवाम को रिस्पांसिबल है उस खर्चे के लिए। आपको तो फेडरल गवर्नमेंट को तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिस्पांसिबल नहीं है ना। रादर फेडरल गवर्नमेंट शुड बी रिस्पांसिबल टू द प्रोविंसेस, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट इज द सम टोटल ऑफ द प्रोविंसेस। वो खुद तो कुछ एंटिटी नहीं है ना, वो तो प्रोविंसेस पर बेस करती है ना। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो फंड्स हैं वो 17,500 अरब हैं। चारों सूबों के पास जो है वो बजट जो है वो 12,000 अरब है, और उनको मिलते हैं 6,600 अरब, और बाकी वो अपने रिसोर्सेज से जो है वो गवर्नमेंट चलाते हैं। तो सूबों के पास पैसा तो फेडरल टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू का 34% है, इतना पैसा थोड़ा ही है। 70% रेवेन्यू तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो चले आप कह रहे हैं कि पैसा वफाक के पास भी मौजूद है, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं दोबारा से आपकी तरफ आता हूँ। शाहिद खटक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद खटक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये फरमाइएगा कि सूबे NFC का 57.5% हिस्सा ले जाते हैं, इसके बावजूद हालिया मानसून सीज़न जो तीनों बड़े सूबों में बारिशों की वजह से तबाही हुई है, हमने देखा है। अगर सूबे अपने लोगों का तर्ज ज़िंदगी बेहतर करने में नाकाम है तो वसाइल की तकसीम में तब्दीली आप नहीं समझते कि होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
और सबसे पहले तो ये कि जो NFC अवार्ड का शेयर है खैबर पख्तूनख्वा का, अगर आप वो रिकॉर्ड उठा के देख लें तो वो रूटीन में जितने पैसे सूबे को मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। और सबसे इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस फेडरल बजट में सिर्फ 45 करोड़ रुपए रखे गए थे खैबर पख्तूनख्वा के। उस सूबे को जो आपको अरबों खरबों रुपए बिजली के मद में विफाक को देती है, इसी तरह ऑयल एंड गैस सेक्टर में विफाक को वो पैसे देती है, और आपकी पाकिस्तान को चलाने में जो सबसे अहम और सबसे बड़ा किरदार है वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का, उनके वसाइल का है। लेकिन बदले में हमें मिलते कितने हैं? बदले में हमें 45 करोड़ रुपए मिलते हैं। और जो NFC अवार्ड में जो खैबर पख्तूनख्वा का शेयर बनता है, जब फाटा इंजमाम या एक्स जो फाटा है, उस इंजमाम के बाद ये वादा किया गया था कि सालाना 100 अरब रुपए जो है वो विफाक देगी खैबर पख्तूनख्वा को, वहाँ पे सेटलमेंट की मद में, वहाँ की डेवलपमेंट की मद में, क्योंकि वहाँ पे जो वार अगेंस्ट टेरर लड़ी गई तो ये विफाक के जिम्मे थी वो पैसे देने थे। लेकिन बदकिस्मती से अब तक विफाक ने वो पैसे खैबर पख्तूनख्वा को नहीं दिए। इसी तरह जो बिजली के मद में जो पैसे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बनते थे वो अभी तक नहीं मिले। कल ही एक मीटिंग हुई, उसमें दोबारा नेगोशिएट किया गया ये NFC अवार्ड को, या जो हमारी आबादी के लिहाज से जो शेयर बनता था जो फाटा इंतजाम के बाद, तो वो कल नेगोशिएट हुआ। अल्लाह करे कि वो पैसे मिले। देखिए खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त जो अपने रेवेन्यू के ऊपर जो है वो फ्लड को या जितने भी आफात आए हैं तमाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने ही फंड से चलाए। और अब जो बात करें जो मौसमी तब्दीली है, वाहिद सूबा है, वाहिद लीडर है इमरान खान जिसने बिलियन ट्री सुनामी का आगाज किया खैबर पख्तूनख्वा में कि हम 1000 अरब दरख्त लगाएंगे, और उसके बाद उसको ट्रिलियन पे हम लेके जाने की हमने बात की। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम चंगा मंगा के बराबर 2 बड़े जंगलात बनाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में ताकि इस मौसमी तब्दीलियों को हम रोक सके। पहला लीडर था, पहली हुकूमत थी। लेकिन बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा जिसकी नजर हुआ वो तो नैब के सामने उसकी तो इन्वेस्टिगेशन भी है ना, फिर उस मंसूबे का क्या हाल हुआ वो भी तो फिर हमारे सामने है। शायद आपकी WWF जो इंटरनेशनल इदारा है उसने उसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसने कहा कि मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया में जो सबसे बेहतरीन जो प्रोजेक्ट है वो बिलियन ट्री सुनामी खैबर पख्तूनख्वा का है, जिसकी सक्सेस रेशो 92% थी। देखिए मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए और आपकी क्लियरिटी के लिए, ये तमाम दरख्त हमने लगाने नहीं थे कि जी वहां पे हम कोई नए दरख्त सिर्फ हमने लगाने थे। उसमें एक शेयर था नए दरख्त लगाने का, दूसरा उसमें शेयर था जो पोलिनेशन जो नेचुरल ग्रोथ थी उनकी प्रोटेक्शन करनी थी। वहां पे मिनरल गार्ड अपॉइंट किए गए, वहां पे बाड़ लगाए गए ताकि उनकी प्रोटेक्शन हो, तो उन दरख्तों की भी वहां पे ग्रोथ हो रही थी। चले आप तो बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की बात कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि आप अपने वसाइल से अपने सूबे में काम कर रहे हैं, लेकिन तासुर ये भी है शाहिद खटक साहब के NFC अवार्ड पर एक तनकीद ये भी होती है कि नीचे की सतह पर वसाइल की तकसीम नहीं होती और सियासी जमातें अपनी ताकत कम होने के डर से बल्दियाती निज़ाम को भी मजबूत नहीं होने देती। आप क्या समझते हैं कि यह तनकीद कितनी दुरुस्त है? बिल्कुल ये तनकीद किसी हद तक जायज़ है। बल्दियाती इंतखाबात तमाम सूबों में होते हैं, और अगर मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती लोगों की बात करूं, जब हमने बल्दियाती इलेक्शन किया उसके बाद रिजीम चेंज आया और दौरान हमारी KP गवर्नमेंट जो थी असम्बली हमने वो डिज़ाल्व कर दी। बल्दियाती जो जितने भी थे अभी जाके हमारे चीफ मिनिस्टर ने उनको कुछ फंड वगैरह दिए हैं, वरना पिछले 2.5-3 सालों में उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अगर इसी तरह पंजाब में हुआ होगा, इसी तरह सिंध में, इसी तरह जितने भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बल्दियाती नुमाइंदे जो है उनके साथ ज्यादती नहीं करते, सब करते हैं। नंबर सेकंड, जो NFC में तो गिले होते हैं, इसी तरह फिर अजला के गिले होते हैं कि वहां पे भी DFCs कायम किए जाए, डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कमेटी कमीशन जो है उसका भी कयाम होना चाहिए, ताकि जो जिला जितने पैसे देता है वफाक को या सूबे को, इन रिटर्न वो पैसे उस जिले के ऊपर अवाम के ऊपर भी खर्च हो, क्योंकि उन जिलों को भी पैसे नहीं देते। चूंकि मैं खुद एक आइलैंड गैस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट का नुमाइंदा हूं, मुझे पता है कि मेरा जिला जो है वो नेशनल जो वफाक को है वो तकरीबन 100-150 अरब रुपए सालाना देता है, सूबे को 30 अरब से ज्यादा का सालाना वो फायदा देता है, लेकिन मेरे जिले को आटे में नमक के बराबर जो है वो फिर पैसे नहीं मिलते। तो बिल्कुल NFC भी रिवाइज होना चाहिए, और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट के लिए जो कमीशन है फाइनेंस कमीशन, उसके ऊपर भी काम होना चाहिए ताकि अजला में भी डेवलपमेंट हो, सूबे में भी डेवलपमेंट हो, और इसमें NFC में जो जिसका ड्यू शेयर बनता है वो शेयर उन सूबे को भी मिलना चाहिए।